हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लेके आए हैं एनवायरनमेंट जीएस पॉइंट का प्रैक्टिस सेट। इससे पहले हमने पर्यावरण, जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र एवं पर्यावरण सतत विकास और हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन पर चर्चा की है। आज हम ओजोन परत क्षरण के विषय में देखते हैं। यह वन लाइनर क्वेश्चन है, इसे आप लोग देखते जाइए और सुनते जाइए, आपके दिमाग में ऑटोमेटिक बैठता जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित रहती है वह है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल के निचले हिस्से में पृथ्वी से लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित रहती है ओजोन परत। ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर है कितनी? 20 किलोमीटर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है, यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती है। क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन के मानव निर्मित यौगिक हैं CFC। ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी है CFC। CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा विकिरण अवशोषित किया जाता है, वह है पराबैंगनी। ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बनने वाली एक गैस है ओजोन यानी O3। ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत के रूप में पृथ्वी पर जीवन को बचाती है अल्ट्रावायलेट किरणों से। ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि वह सूर्य को अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है अल्ट्रावायलेट किरणों को। सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण कारण हो सकता है यानी त्वचीय कैंसर का। अधिक समय तक सूर्य के पराबैंगनी विकिरण के शरीर पर पड़ने पर DNA में आनुवंशिक उत्परिवर्तन हो सकता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्लोरीन, फ्लोरीन एवं ऑक्सीजन से बना मानव निर्मित गैसीय व द्रवीय पदार्थ है जो कि रेफ्रिजरेटर तथा वातानुकूलित यंत्रों में शीत कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के रूप में प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल के ध्रुवीय भागों में ओजोन का निर्माण धीमी गति से होता है, अतः ओजोन के क्षरण का प्रभाव ध्रुवों के ऊपर सर्वाधिक परिलक्षित होता है। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला प्रदूषक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वायुमंडल में जिसकी उपस्थिति से ओजोनोस्फियर में ओजोन परत का क्षरण होता है वह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है। विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म। ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी गैसें हैं CFC, हैलोजन्स, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइक्लोरो एथिलीन, हैलन 1211 आदि गैसें। वह ग्रीन हाउस गैस जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक अंटार्कटिका के ऊपर है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिसके रक्षण से संबंधित ओजोन परत वह है ओजोन परत। 1 जनवरी 1989 से प्रभावी हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है ओजोन परत के क्षय को रोकने से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड द्वारा। ओजोन परत की मोटाई मौसम के हिसाब से बदलती रहती है। बसंत ऋतु में इसकी मोटाई सबसे ज़्यादा होती है तथा वर्षा ऋतु में सबसे कम होती है। ओजोन परत को मापा जाता है डॉप्सन इकाई से। 0 सेल्सियस तथा एटम दाब पर शुद्ध ओजोन की
0.01 मिलीमीटर की मोटाई के बराबर होती है एक डॉप्सन यूनिट। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन हाशक पदार्थों के रूप में चर्चित है, उनका प्रयोग होता है सुगटे फोम के निर्माण में, एरोसॉल कैन में दाबकारी एजेंट के रूप में तथा कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई करने में। एक अत्यधिक अस्थायी यौगिक जो वायुमंडल में 80 से 100 वर्षों तक बना रह सकता है वह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन्स तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड तीनों ही पदार्थ हैं ओजोन रिक्तिकारक के। CFC, हैलोन्स तथा अन्य ओजोन रिक्तीकरण रसायनों जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड के उत्पादन पर रोक लगाई गई है, वह है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुसार। अंटार्कटिका क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय है। इस क्षेत्र के बनने का संभावित कारण है विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र तथा समताप मंडलीय बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर्वाह। ऐसा माध्यम जहां क्लोरीन यौगिक ओजोन परत का विनाश करने वाले क्लोरीन कणों में परिवर्तित हो जाते हैं तो वह ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल हैं। फ्रिजों में जो गैस भरी जाती है उसे मैफ्रोन गैस कहते हैं। प्रशीतक के रूप में बड़े संयंत्रों में प्रयुक्त होती है अमोनिया। सर्वप्रथम वर्ष 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग एक्सट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था ब्रिटिश दल ने। तिब्बत पठार के ऊपर वर्ष 2005 में ओजोन आभा मंडल ओजोन हैलो का पता लगाया था GW केंट मूर ने। मनुष्यों में खांसी, सीने में दर्द उत्पन्न करने के साथ साथ फेफड़ों को भी क्षति पहुंचा सकता है O3 का उच्च सांद्रण। तो कथन ए जो है वह ओजोन जैविक जीवन के लिए परम आवश्यक है तथा कारण आर जो है वह ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है। तो इसका जो सही हो जाएगा ए व आर दोनों सही हैं, क्योंकि ओजोन जैविक जीवन के लिए परम आवश्यक भी है और ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित भी करती है और यह उसका सही व्याख्या भी करता है। सूर्य के प्रकृति के परावैगनी प्रकाश की 93 से 99% मात्रा अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है, यानी ओजोन परत। ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोगवाह करने यानी फेजिंग आउट के मुद्दे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबद्ध हैं। वन एवं वन्यजीव, आइए हम लोग अब देखते हैं वन एवं वन्यजीव के प्रश्न। चमोली के रेड़ी गांव में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया था, वह था गौरा देवी के नेतृत्व में। जिस पारिस्थितिकीय तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है वह है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में। यदि हम घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो जिस स्थान पर जाना सही होगा वह है चंबल नदी। भारत में यदि कछुए की एक जाति को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत संरक्षित घोषित किया गया हो तो इसका निहितार्थ है कि इसे संरक्षण का वही स्तर प्राप्त है जैसा कि बाघ को। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कतिपय उपबंधों के अधीन होने के सिवाय जिस प्राणी का शिकार नहीं किया जा सकता है वह है घड़ियाल, भारतीय जंगली गधा एवं जंगली भैंस। जलवायु के प्रमुख घटक जो झारखंड राज्य के वन के क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं वह है जंगल की आग। झारखंड राज्य में जंगलों को संरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने
का उद्देश्य बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध है। भारत का वह राज्य जहां सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना का प्रारंभ किया गया तो वह राज्य झारखंड है। सदाबहार वन पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। उत्तर पूर्व भारत एवं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के 200 सेंटीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार। विषुवतीय वनों की अद्वितीय विशेषता यानी विशेषताएं हैं ऊंचे घने वृक्षों की विद्यमानता जिनके किरीट निरंतर वितान बनाते हों, बहुत सी जातियों का सहअस्तित्व हो, आदि पादपों की असंख्य किस्मों की विद्यमानता हो। विषुवतीय वन ऐसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिलते हैं जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। विश्व भर की लगभग 80% जैव विविधता विषुवतीय वनों में पाई जाती है। भारत में उपर्युक्त पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन हेतु न्यूनतम 33% संस्तुति भूमि क्षेत्र है। राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल 1/3 भौगोलिक क्षेत्र के जितने प्रतिशत वन रखने का लक्ष्य है वह है 1/3। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार जो वन का संवर्ग नहीं है वह राष्ट्रीय उद्यान है। वनों को वर्गीकृत किया गया है संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम वन एवं वृक्ष भूमि। तो राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार वनों को जो है 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग उपग्रह चित्रण के माध्यम से वन स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष पर जारी करता है। भारत में निवर्णीकरण का प्रभाव नहीं है नगरीकरण पर, जो एक बार उपयोग होने के बाद पुनः उपयोग में लाए जा सकते हैं उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। वनों से पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ती है क्योंकि वन पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर मुक्त करते हैं ऑक्सीजन को। विकास के चरण के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को निम्न समूह में विभाजित किया जा सकता है। वह है संभाव्य संसाधन, वास्तविक संसाधन, आरक्षित संसाधन एवं स्टॉक संसाधन, जो एक क्षेत्र में स्थित है तथा भविष्य में भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। वह है संभाव्य संसाधन, जिनका सर्वेक्षण किया गया है तथा उनकी मात्रा एवं गुणवत्ता का पता लगाया गया है। वह जिनका वर्तमान समय में प्रयोग किया जा रहा है वह है वास्तविक संसाधन। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन अभिकरण प्रणाली से चित्रित वह भू क्षेत्र जो वास्तव में वनावरण वनाच्छादित होता है कहलाता है वनावरण। मैंग्रोव वनस्पति का विकास अधिकांशतः होता है तटों के सहारे। भारत में मैंग्रोव यानी ज्वारीय वन वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है सुंदरवन में। ये डेल्टा प्रदेशों तथा समुद्र के ज्वार वाले भागों में होते हैं तथा इन्हें मैंग्रोव वनस्पति के नाम से भी जाना जाता है, ज्वारीय वन कहलाते हैं। मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक क्षेत्र सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है। यहाँ के वनों में विशेष रूप से सुंदरी वृक्ष उल्लेखनीय हैं। एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र गोवा है। भारत में मैंग्रोव वन सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, उसका प्रमुख कारण है झूम कृषि। वह राज्य जिसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई हिमाचल प्रदेश में है। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया 1972 में। वन्यजीवों की तस्करी, अवैध शिकार से रक्षा एवं संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा पारित किया गया वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया तो 1980 में पारित किया गया।
भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू होने की तिथि है 25 अक्टूबर 1980। भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान स्थापित है देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना उत्तराखंड के देहरादून जिले में वर्ष 1906 में की गई थी। पर्यावरण से संबंधित है विज्ञान और पर्यावरण केंद्र, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान, भारतीय वन्यजीव संस्थान। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण के लिए भारत सरकार का एक प्राचीनतम विभाग है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। JRB अल्फ्रेड की पुस्तक फानल डाइवर्सिटी इन इंडिया के अनुसार विश्व के कुल जंतु प्रजातियों यानी एनिमल स्पीशीज की संख्या 7.78% भाग भारत में पाया जाता है। भारत की सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क। वह भारत की ही नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी मछली है तथा वह 50 फुट तक लंबी हो सकती है। कौन सी है? व्हेल शार्क। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF का प्रतीक जानवर है जॉइंट पांडा। इसका वैज्ञानिक नाम एलुरोपोंडा मेलनमुल्का है, इसका निवास स्थान मुख्यतः शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले और मिश्रित वनों में मिलता है। किसका? जॉइंट पांडा का। गैवियालिस यानी घड़ियाल बहुतायत में पाया जाता है। कहाँ? गंगा में। घड़ियाल एक प्रजाति है मगरमच्छ कुल की। भारत में पाए जाने वाला मगरमच्छ तथा हाथी है संकटापन्न जातियां हैं ये सारी। चिपको आंदोलन मूल रूप से विरुद्ध था, वन कटाई के विरुद्ध था। चिपको आंदोलन का नेता सुंदरलाल बहुगुणा को माना जाता है। देश भर में वनों के विनाश के विरुद्ध संगठित प्रतिरोध को चिपको आंदोलन का नाम दिया गया था 1970 के दशक में। चिपको आंदोलन के प्रणेता थे चंडी प्रसाद भट्ट जी। भारत में वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है 2 से 8 अक्टूबर के मध्य। विश्व संयुक्त राष्ट्र महासभा के 68वें वार्षिक सत्र के दौरान प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था 3 मार्च को। पगमार्क तकनीकी का प्रयोग किया जाता है विभिन्न वन्य जंतुओं के जनसंख्या के आकलन के लिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जननांगीय संक्रमण से प्रत्यक्ष संबंधित रहा। वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध होता है। तो ए जो है वह तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या करता है। वन ह्रास का मुख्य कारण है औद्योगिक विकास। राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है शैक्षिक तथा शोध संस्थानों, वन एवं वन्य जीव अधिकारियों तथा वन्य जीव संरक्षकों को। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस स्थित है नई दिल्ली में। पेड़ पौधों एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता विशेषता उष्णकटिबंधीय R1 की हैं। पेड़ पौधों एवं जंतुओं की सर्वाधिक विशेषता है उष्णकटिबंधीय R1। भारत में वन प्रारूप जिसमें सागौन टीक एक प्रभावी एवं वृक्ष स्पीसीज है वह उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के मध्य होती है। बांस, शीशम, चंदन इत्यादि अन्य व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण वृक्ष उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में पाई जाती हैं। ये चौड़ी पत्तियों वाले नमी युक्त वन हैं, यानी अमेजन वर्षा वन जो हैं ये चौड़ी पत्तियों वाले नमी युक्त वन है जो दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन के एक बड़े भूभाग पर फैले हैं। अमेजन वर्षा वन पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है।
क्योंकि इनकी वनस्पति लगातार कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन को अवशोषित कर मुक्त कर देती है। पृथ्वी की 20% से अधिक ऑक्सीजन अमेजन वर्षा वनों द्वारा उत्पादित होती है। वह महाद्वीप जिसमें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है वह एशिया महाद्वीप है। मानसूनी वन कहते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को। समाचारों में कभी कभी दिखाई देने वाला रेड सैंडर्स दक्षिण भारत के एक भाग में पाई जाने वाली एक वृक्ष की जाति है। इसका वैज्ञानिक नाम टेरोकर्पस सेटेलिनस है। यह पेड़ आंध्र प्रदेश के पालकोंडा व शेषाचलम पर्वत श्रेणियों में मुख्यतः पाया जाता है। इसकी लकड़ी सफ़ेद होती है जो कालांतर में लाल रंग के चिपचिपे रस के स्राव के कारण लाल हो जाती है। वह रेड सैंडर्स यानी रक्त चंदन है। आयुर्वेद व सिद्ध दवाइयों को बनाने में, पूजा सामग्री में एवं पारंपरिक खिलौनों को बनाने में रेड सैंडर्स का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय वन नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो उसके मुख्य उद्देश्य जो थे वह सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना, देश की कुल भूमि का 1/3 वन आच्छादित करना, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय का क्या महत्व है? इसका उद्देश्य नवप्रवर्तनकारी राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं समर्थक अंतर्राष्ट्रीय भागीदारियों के मध्य से प्रभावकारी कार्रवाई को प्रोत्साहित करना है। यह मरुस्थलीकरण को रोकने में स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने एवं ऊर्ध्वगामी उपागम बॉटम अप अप्रोच के लिए प्रतिबद्ध है। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय की स्थापना 1994 ईस्वी में की गई थी। यह अकेला कानूनन बाध्यकारी समझौता है जो संयुक्त रूप से पेश करता है पर्यावरण एवं विकास तथा टिकाऊ भूमि प्रबंधन को। भारत में जो नगर वृक्षारोपण से विशिष्टता रखता है वह है वालपराई। वालपराई नगर स्थित है कोयम्बटूर जिले में। चीन, भारत, इंडोनेशिया तथा जापान में से जिसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वन आच्छादित है वह है जापान का। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है भूटान में। एल्युमिनियम को इसके पर्यावरण हितैषी स्वरूप और नवीकरणीय योग्य होने के कारण कहा जाता है हरी धातु। पूर्वी दक्कन पठार में प्रमुखता पाए जाते हैं शुष्क सदाबहार वन। वाणिज्यिक दृष्टि से लाभप्रद वृक्षों को एक पादप कृषि सुंदरवन की अनुपम प्राकृतिक छटा को नष्ट कर देती है। इमारती लकड़ी का विचारशून्य दोहन, ताड़ रोपण के लिए विशाल भूखंड, नवीकरणीय मैंग्रोव का विनाश, आदिवासियों द्वारा लकड़ी की अवैध कटाई और अनाधिकार आखेट समस्या की अधिक ही जटिल बनाते हैं। अलवर जटिल कोशिकाएं त्वरित गति से सूख रही है क्योंकि निर्जनीकरण और मैंग्रोव का विनाश हो रहा है। इस उदाहरण में निर्देशित स्थान जो है वह है सुंदरवन। वर्ष 2004 की सुनामी ने लोगों को यह महसूस करा दिया कि गरान यानी मैंग्रोव तटीय आपदाओं के विरुद्ध विश्वसनीय सुरक्षा बाड़े का कार्य कर सकते हैं। गरान सुरक्षा बाड़े के रूप में जिस प्रकार कार्य करते हैं वह है, गरान के वृक्ष अपनी सघन जड़ों के कारण तूफान और ज्वार भाटे से नहीं उखड़ते हैं। तो इसका कथन ये हो जाएगा कि उड़ीसा तट भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है। महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैंग्रोव निवर्णीकरण हुआ है। तो ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। चक्रवात अवरोधक के रूप में मैंग्रोवन कार्य करते हैं। ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में ब्रह्माणी, वैतरणी और महानदी डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। भितरकणिका गरान वह मैंग्रोवन नो के लिए प्रसिद्ध है। वह एक रामसर स्थल वर्ष 2002 में
घोषित भी है, वह है भितरकनिका गरान। सही कथन टेक्सास वृक्ष हिमालय में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। टेक्सास वृक्ष रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध है। टेक्सास वृक्ष टैक्साल नामक औषध प्राप्त की जाती है, सही बात, जो पार्किंसंस रोग से विरुद्ध प्रभावी है। सही कथन यह भी है कि विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना 1961 ईस्वी में हुई। जुलाई 2000 में उड़ीसा के नंदन वन अभयारण्य में 13 शेरों की मृत्यु का कारण ट्राइपनोसोमियासिस रोग कहा। भारत का सबसे बड़ा जीवनशाला कोलकाता में अवस्थित है। यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिकीय आतंकवाद कहा जाता है। यह उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह मुख्यतः मध्य एवं दक्षिणी अमेरिका के सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। स्पाइडर वानर। भारतीय प्राणी जाति जो संकटापन्न है, कौन से हैं? घड़ियाल, चर्मपीठ कूर्म, लेदरबैक टर्टल तथा अनूप मृग। भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं तारा कछुआ, मॉनिटर छिपकली तथा वामन शुअर। भारत में पाई जाने वाली नस्ल खराई ऊंट के बारे में अनूठा क्या है? वह समुद्र जल में 3 किलोमीटर तक तैरने में सक्षम है। वह मैंग्रोव की चराई में पर जीता है। ये ऊंट कच्छ गुजरात में पाए जाते हैं। कौन से? खराई ऊंट जो होते हैं वह कच्छ यानी गुजरात में पाए जाते हैं। इन ऊँटों को संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया गया। किसको? खराई ऊँट को। मैंग्रोव कुछ समुद्री तटों के सीमावर्ती उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अति विशिष्ट वन पारिस्थितिकी निकाय होते हैं। वे तट रेखा को स्थिर रखते हैं और समुद्र तथा सीमा उल्लंघन के विरुद्ध प्राचीर का काम करते हैं। ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। ये वन जैव विविधता के संरक्षण होने के साथ समुद्र और तट के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करते हैं और तट को समुद्र की ओर आने वाली तीव्र लहरों के विनाश में बचाते हैं। कौन? मैंग्रोव। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार दिया जाता है वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए। विश्व बाघ शिखर सम्मेलन 2010 पिट्सबर्ग में आयोजित किया गया था। विश्व का प्रथम बाघ शिखर सम्मेलन सेंट पीटर्सबर्ग रूस में आयोजित किया गया था। तो यह 21 से 24 नवंबर 2010 में के मध्य में आयोजित किया गया था। नेपाल एवं भारत में वन्य जीवन संरक्षण प्रयासों के रूप में सेव नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया गया। सेव का उद्देश्य टाइगर का संरक्षण करना। टाइगर के खाल का प्रयोग आसन लगाने एवं सौंदर्यीकरण के लिए किया जाता है तिब्बती बौद्धों द्वारा। यदि आप हिमालय से होकर यात्रा करते हैं तो आपको वहां जिन पादपों की प्राकृतिक रूप में उगते हुए देखने की संभावना है, बांज एवं बुरुंश। चीड़ इन वनों का मुख्य वृक्ष है, परंतु अधिक आर्द्रता वाले भागों में बाज या ओक जैसे चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष देखे जाते हैं। तो कहाँ? उपोष्णकटिबंधीय वनों पर। प्रत्येक वर्ष कतिपय विशिष्ट समुदाय जनजाति पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण मास भर चलने वाले अभियान त्योहार के दौरान फलदार वृक्षों को पौधे का रोपण करते हैं। वह हैं समुदाय यानी गोंड और कोकू जनजाति। भारत के एक विशेष क्षेत्र में स्थानीय लोग जीवित वृक्षों की जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों के रूपांतरण देते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है ये पुल और अधिक मजबूत होते जाते हैं। ये अनोखे जीवित जड़ पुल मेघालय में पाए जाते हैं। अगर किसी पेड़ को काटे बिना उससे पुल बना दिया जाए तो उस पुल को कहते हैं जीवित पुल या प्राकृतिक पुल। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड देश में पशुओं के कल्याण को बढ़ावा देने तथा पशु कल्याण कानूनों पर एक सर्वाधिक सलाहकारी निकाय है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक सर्वाधिक निकाय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति प्रकाशित की गई 1894 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति तैयार हुई वर्ष 1952 ईस्वी में। देश के 1/3 अथवा 33.33% क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्रों में 2/3 अथवा 66.67% क्षेत्र में वन अथवा वृक्षारोपण होने आवश्यक हैं। किसके अनुसार? राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार। जिनका वृक्ष छत्र घनत्व 70% से अधिक होता है वह है अति सघन वन कहलाते हैं। जिनका वृक्ष छत्र घनत्व 40 से 70% के बीच होता है उन्हें मध्यम सतत वन कहलाते हैं। जिनका वृक्ष छत्र घनत्व 10 से 40% के मध्य होता है उन्हें खुले वन कहलाते हैं। 10% से कम वृक्ष छत्र घनत्व वाली निम्न स्तरीय वन भूमि को वनावरण में शामिल नहीं किया जाता है तो उन्हें झाड़ी स्क्रब की श्रेणी में रखते हैं। ISFR 2017 के अनुसार देश में झाड़ियों का क्षेत्रफल 45,979 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल 1.40% भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा है। ISFR 2017 के अनुसार देश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.40% है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाला राज्य संघीय क्षेत्र लक्षद्वीप है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाला राज्य मिजोरम है। कुल वृक्षावरण एवं वनावरण क्षेत्र की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 राज्य जो हैं वह है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। यह आपके सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 राज्य हैं। इसी दृष्टि से भौगोलिक क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिशत वाले 4 राज्य, पहले लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार एवं अरुणाचल प्रदेश। ISFR 2017 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं महाराष्ट्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 संघीय क्षेत्र कौन से हैं? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दादरा एवं नगर हवेली, दिल्ली, पुडुचेरी तथा लक्षद्वीप। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले 5 राज्य संघीय क्षेत्र कौन से हैं? लक्षद्वीप 90.33%, मिजोरम 86.27%, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह 81.73%, अरुणाचल प्रदेश 79.96% तथा मणिपुर 77.69%। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले भारत के 5 राज्य क्रमशः मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय तथा नागालैंड है। न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाले 5 राज्य जो हैं वह हरियाणा है, पंजाब है, गोवा है, सिक्किम और बिहार हैं। न्यूनतम वनावरण प्रतिशतता वाले भारत के 5 राज्य क्रमशः हरियाणा हैं, पंजाब है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं गुजरात। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले यहाँ पर सर्वाधिक वन पाए जाते हैं वह 4 संघीय राज्य कौन कौन से हैं? लक्षद्वीप है, अंडमान एवं निकोबार है, दादरा एवं नगर हवेली है तथा चंडीगढ़ है। वृक्षारोपण की दृष्टि से ISFR 2017 में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 राज्य क्रमशः कौन कौन से थे? तो वह महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा जम्मू कश्मीर थे। न्यूनतम क्षेत्रफल वाले 5 राज्य सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर, गोवा एवं नागालैंड है। भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वृक्षारोपण वाले 5 राज्य जो हैं वह है गोवा, केरल, गुजरात, झारखंड तथा तमिलनाडु। यह सारे आपके बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। संघीय क्षेत्रों में सर्वाधिक वृक्षावरण प्रतिशत क्रमशः दमन एवं दीव, चंडीगढ़ तथा दिल्ली एवं लक्षद्वीप हैं। कुल वृक्षावरण एवं वनावरण क्षेत्र की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 राज्य क्रमशः जो हैं वह मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा हैं।
भौगोलिक क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिशत वाले 4 राज्य संघीय क्षेत्र क्रमशः लक्षद्वीप 97%, मिजोरम 88.49%, अंडमान एवं निकोबार 82.15% तथा अरुणाचल प्रदेश 80.92%। ISFR 2017 के अनुसार देश के पहाड़ी जिलों में कुल वनावरण 283,462 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 40.22% जिलों के भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा है। ISFR 2017 के अनुसार देश के 14 भू आकृतिक क्षेत्रों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण कहाँ है? मध्य उच्च भूमियों का है। लवण सहिष्णु वनस्पति समुदाय जो विश्व के ऐसे उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय तथा ज्वारीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां वर्षा का स्तर 1000 से 3000 मिलीमीटर के मध्य एवं ताप का स्तर 26 से 35 सेल्सियस के मध्य, वह है मैंग्रोव। ISFR 2017 के अनुसार भारत में मैंग्रोव आवरण विश्व की संपूर्ण मैंग्रोव वनस्पति का लगभग 3.3% हिस्सा है। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित 4 राज्य संघीय क्षेत्र कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा आंध्र प्रदेश, जो कि 404 वर्ग किलोमीटर है। 4 सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित जिले कौन से हैं? तो दक्षिण 24 परगना पश्चिम बंगाल, कच्छ जो कि गुजरात में है, उत्तरी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा केंद्रपाड़ा जो कि उड़ीसा राज्य में है। विश्व में मैंग्रोव का सर्वाधिक क्षेत्र एशिया में है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाले जिले हैं सोनभद्र, खीरी और मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाले जिले जो हैं वह संत रविदास नगर, मऊ, संत कबीर नगर एवं मैनपुरी। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले जिले सोनभद्र, चंदौली और पीलीभीत हैं। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वनावरण वाले जिले जो संत रविदास नगर, मैनपुरी और देवरिया हैं। उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण 14,679 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 6.9% है। उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षावरण 7,442 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.9% है। राज्य में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण 22,121 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.18% है। वन क्षेत्र के संदर्भ में शीर्ष 3 देश जो हैं वह है रूसी संघ, ब्राजील और कनाडा। सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित राज्य कौन से हैं? तो वह पश्चिम बंगाल है। वैश्विक वन संसाधन आकलन के तहत विश्व के वनों एवं उनके प्रबंधन की नियमित निगरानी करता है, तो संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन निगरानी करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रैक्टिस सेट में हम देखेंगे अभयारण्य और जैव मंडल रिजर्व कौन कौन से हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।